वेलकम टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। समय जैसे हवेली के ऊपर से धीरे धीरे बहकर गुजर गया था। अब से 25 साल बाद हवेली एक प्राचीन विरासत केंद्र बन चुकी थी। चित्रा और निहार अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनका रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत और शांतिपूर्ण था। और ओजस अब 25 वर्ष का युवा, बुद्धिमान, शांत और करिश्माई। उसने संगीत में डिग्री ली थी और रघु की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ बन गया था। उसका स्वभाव रघु जैसा ही था, लेकिन उसकी दृष्टि स्पष्ट थी, अतीत को सम्मान देना, पर वर्तमान को जीना। एक दिन जब ओजस हवेली के पुस्तकालय में रघु की चिट्ठियां पढ़ रहा था, एक बूढ़ा डाकिया हवेली की सीढ़ियां चढ़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक सुनहरी मुहर लगी प्राचीन लिफाफा था। उस पर लिखा था, ओजस रघुवंशी के नाम, एक राजकुल से प्रस्ताव। चित्रा और निहार के सामने ओजस ने वह पत्र खोला। अक्षर हस्तलिखित थे, लेकिन उनमें एक अजीब दिव्यता थी। ग्रेटर देन प्रणाम, मैं मीका, लोहागढ़ राज्य की राजकुमारी। बचपन से मेरे स्वप्नों में एक चेहरा आता है, शांत, करुणामय और सुरों से बंधा हुआ। हर ज्योतिषी, हर संत और मेरे अपने हृदय की आवाज ने यही कहा है, मेरा जीवन साथी वही होगा जो अग्नि से जन्मा हो और जिसकी आत्मा पुनर्जन्म की रेखा से मुक्त हो चुकी हो। वर्षों की खोज के बाद एक नाम मिला, ओजस रघुवंशी। यह कोई सामान्य विवाह प्रस्ताव नहीं है, यह एक आध्यात्मिक बंधन की पुनर्पुष्टि है। यदि आप भी मेरी तरह इस आह्वान को समझें, तो पूर्णिमा की रात हमारे पूर्वजों के मंदिर में पधारें। आपकी प्रतीक्षा में, मीका। हवेली में सन्नाटा छा गया। चित्रा की आंखों में चिंता की लकीरें थीं। मैंने तुम्हें अतीत से बचाकर पाला, ओजस। अब फिर कोई आत्मिक चक्र नहीं। निहार ने शांत स्वर में कहा, पर यदि अतीत नहीं, यह भविष्य की पुकार है, तो क्या ओजस उससे मुंह मोड़ सकता है? ओजस ने पत्र को फिर से पढ़ा। उसे नैना, रघु और अपने भीतर की आग याद आई, जो कभी बुझी नहीं थी। पर अब वह उस आग को भय से नहीं, सम्मान से देखता था। मैं मीका से मिलूंगा, उसने कहा, पर विवाह का निर्णय मैं हृदय से लूंगा, भाग्य से नहीं। पूर्णिमा की रात ओजस लोहागढ़ के मंदिर पहुंचा। वहां धूप, रत्नों और प्राचीन मंत्रों का संगम था। मीका, एक तेजस्वी और शालीन युवती, उसका इंतजार कर रही थी। जब उनकी नजरें मिली, एक पल के लिए समय ठहर गया। मीका ने कहा, क्या तुम भी वह सपना देखते थे? ओजस ने उत्तर दिया, मैं सपने नहीं देखता था, पर शायद तुम उनमें आवाज बनकर आई थी। और वहीं से शुरू हुई एक नई प्रेम कथा। न रहस्य, न श्राप, केवल संगीत, विश्वास और दो आत्माओं का एक शांत, स्वाभाविक मिलन। लोहागढ़ की पूर्णिमा की रात ओजस और मीका की पहली भेंट किसी सदे हुए राग की तरह थी, धीमी, मधुर और आत्मा को छू लेने वाली। मीका ने ओजस को राजपरिवार के मंदिर की सांस्कृतिक धरोहर दिखाई, संगीत गृह में ले गई जहां उन्होंने रघु के संगीत की प्रतिध्वनि तक संजो कर रखी थी। मीका की आंखों में शुद्धता थी, और ओजस को पहली बार लगा कि कोई उसकी आत्मा को उसी तरह समझता है जैसे रघु समझता था। लेकिन मीका की मुस्कान के पीछे एक गहरी उदासी छिपी थी। उस रात, जब ओजस हवेली के अतिथि कक्ष में विश्राम कर रहा था, तभी एक श्वेत वस्त्र पहनी युवती खिड़की से दाखिल हुई। मीका थी, लेकिन अब उसका चेहरा भय और यंत्रणा से भरा हुआ था। ओजस, मुझे क्षमा करना, वह फुसफुसाई, मैं तुम्हें छलने आई थी। ओजस चौंक गया। मीका कांपते स्वर में बोली, मैं राजकुंवर सार्थक की दासी हूँ, उसी का शिकार, जिसने नैना की हत्या की योजना रची थी। विक्रम और राजमाता उसके मोहरे थे, असली खेल चलाने वाला वही था, राजकुंवर सार्थक। सार्थक, ओजस के होठों से निकला, जैसे कोई पुरानी जंजीर फिर से खनक उठी हो। मीका ने बताया कि सार्थक ने उसे बचपन से पाला, पर एक वस्तु की तरह, उसे मानसिक और आत्मिक रूप से नियंत्रित किया। वह मीका की दिव्यता और पूर्वजन्म से जुड़ी दृष्टि का प्रयोग करके ओजस को फंसाना चाहता था। उसका उद्देश्य केवल ओजस का प्रेम नहीं था, वह ओजस की ऊर्जा, उसकी अग्निस्नान से प्राप्त शक्ति और आत्मिक शांति को भंग करना चाहता था, ताकि फिर से आत्माओं का द्वार खुल सके। मुझे भेजा गया था, एक प्रस्ताव लेकर, मीका बोली, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। ओजस उसकी ओर देखता रहा, आंखों में न क्रोध था, न दया, केवल मौन। तो अब क्या? उसने धीरे से पूछा। मीका ने कांपती हुई हथेली उसकी ओर बढ़ाई। अब मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारी शरण में हूँ। अगर मुझे अपनाते हो, तो केवल प्रेम से नहीं, युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा। ओजस ने मीका का हाथ थाम लिया, धीरे, सच्चे हृदय से। अब यह प्रेम नहीं, एक यज्ञ है, और मैं इसमें पूर्ण आहुति देने को तैयार हूँ। उसी क्षण हवेली की दक्षिण दिशा में रखी रघु की वीणा अपने आप झंझना उठी, जैसे आत्माओं ने भी इस बंधन को स्वीकार कर लिया हो।
लेकिन दूर अंधेरे में बैठा राजकुंवर सार्थक अपने कक्ष में दीपक बुझाकर मुस्कुरा रहा था। प्रेम तो अब शुरू हुआ है, असली बलिदान अभी बाकी है, वह बुदबुदाया। हाँ, सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। राजकुंवर सार्थक के अंधे षड्यंत्रों की परछाई के बीच ओजस और मीका ने एक ऐसी भावना को जन्म दिया जो न छल थी, न मोहरा, सिर्फ प्रेम। मीका, जो वर्षों से बंधन में थी, ओजस के साथ रहकर पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद ले रही थी। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक कोमल जिद थी, जिए बिना डरे और प्रेम करे बिना छिपे। हवेली की पश्चिमी छत, जहां रघु कभी सितार बजाया करता था, अब मीका और ओजस की गोपनीय बैठक बन गई थी। ओजस ने वहां मीका को संगीत सिखाना शुरू किया, सुरों की भाषा में उन भावनाओं को ढालकर जिन्हें शब्द भी नहीं कह सकते। एक शाम ओजस ने मीका से पूछा, क्या तुमने कभी किसी से बिना शर्त प्रेम किया है? मीका कुछ देर चुप रही, फिर उसकी निगाहें ओजस की आंखों से जा टकराईं। मैंने कभी किसी को देखा नहीं था, पर सुना था अपने स्वप्नों में, धड़कनों में, और अब तुम्हारी धुनों में। उस रात हवेली के प्रांगण में हल्की बारिश हो रही थी। ओजस ने मीका का हाथ थामकर उसे नृत्य में खींच लिया। बिना संगीत, बिना मंच, सिर्फ आत्मा का राग। मीका हंसी, शायद पहली बार पूरी आत्मा से। तुम्हारे साथ सब कुछ एक कविता जैसा लगता है, उसने कहा। ओजस ने उसके माथे को चूमा, ना वासना थी, ना अधिकार, बस स्वीकृति। कविता नहीं, तुम ही हो अधूरी पंक्ति, जिसे मैं जीवन भर गुनगुनाना चाहता हूँ। हवेली की दीवारों पर जमे समय ने भी उस पल थम जाना चाहा, मानो इतिहास पहली बार किसी प्रेम को डर के बिना आगे बढ़ते देख रहा हो। लेकिन मीका के मन के कोनों में अब भी वो डर था, अगर सार्थक को पता चला कि वह उसके विरुद्ध है, तो क्या वह ओजस को भी निशाना बनाएगा? उसने ओजस से कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। ओजस मुस्कुराया, तो मुझे हर दिन जीती रहो, खोने की बात तब होगी जब हम जीना छोड़ेंगे। और फिर उस रात मीका ने ओजस को अपना अतीत सौंपा, अपने घाव, अपनी कैद, और उन सपनों की राख जो कभी राजमहल की दीवारों में जलकर बिखर गए थे। ओजस ने कोई वादा नहीं किया, कोई शपथ नहीं ली। उसने बस मीका को अपने पास आने दिया, और उस रात हवेली के गुमनाम एकांत में दो आत्माएं पहली बार पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ थीं। प्रेम अब केवल प्रतिज्ञा नहीं था, यह क्रांति बन चुका था। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। प्रेम अब केवल एक भावना नहीं रहा था, वह एक चुनौती बन चुका था। ओजस और मीका की निकटता ने हवा में बदलाव पैदा कर दिया था, और यह बदलाव राजकुंवर सार्थक की गुप्त निगाहों से छिपा नहीं रह सका। मीका की गतिविधियों पर नजर रखे जाने लगी। लोहागढ़ महल के गुप्त संदेशवाहकों ने सार्थक तक यह सूचना पहुंचा दी थी। राजकुमारी मीका अब आदेशों का पालन नहीं कर रही। वह ओजस रघुवंशी के साथ देखी गई है, और प्रेम में है। सार्थक ने उसी रात अपने पुराने साधक कालसिद्ध को हवेली भेजा, एक तांत्रिक जो मीका की आत्मा को जकड़ने में सक्षम था। एक रात जब ओजस हवेली के दक्षिणी संगीत गृह में रियाज कर रहा था, मीका को अकेले मंदिर की ओर जाते हुए रोका गया। तांत्रिक कालसिद्ध और दो नकाबपोश पुरुषों ने उसे घसीटकर गुप्त सुरंग में ले जाने का प्रयास किया। मीका चीखी, पर हवेली की दीवारें मौन थीं। इसी बीच ओजस की वीणा की धुन अचानक टूट गई, जैसे किसी ने उसे भीतर से झकझोरा हो। उसने मीका की ऊर्जा को महसूस किया, एक डर, एक घबराहट, एक आह्वान। ओजस भागा। हवेली की छत से कूदकर वह जंगल के किनारे की सुरंग तक पहुंचा, जहां पुराने पत्थरों के पीछे से हल्की रोशनी और तंत्र मंत्र की ध्वनि आ रही थी। मीका बेहोश थी, और कालसिद्ध उसके माथे पर काला तिलक लगाने ही वाला था। रुक जाओ, ओजस की आवाज गूंजी, जैसे स्वयं अग्निदेव ने पुकारा हो। कालसिद्ध ने हंसते हुए कहा, तू कुछ नहीं कर सकता, अग्निस्नाथ। मीका अब हमारे वश में है। ओजस ने अपनी मुट्ठी भींची, रघु की आत्मा, चित्रा की प्रार्थनाएं और संगीत की शक्ति जैसे उसके शरीर में साकार हो उठी। उसने हवेली की अग्नि दीपक से एक मशाल उठाए और मंत्र बोलता हुआ वीणा की लकड़ी को जलाने लगा। जैसे रघु की अग्नि से सत्य प्रकट हुआ, वैसे ही आज अधर्म भस्म होगा। अचानक एक तेज विस्फोट हुआ, कालसिद्ध चीखते हुए गिरा। उसके काले सूत्र टूट गए। नकाबपोश पुरुष अंधेरे में भाग खड़े हुए। ओजस ने मीका को अपनी बाहों में उठाया, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मीका की आंखें धीरे धीरे खुली। वह थरथर कांप रही थी। उन्होंने मुझे ले जाना चाहा, मुझसे तुम्हें छीनना चाहा। ओजस ने उसके बालों को सहलाया, अब कोई तुम्हें नहीं छीन सकता, मीका। तुम्हारा प्रेम अब तुम्हारी ढाल है, और मेरा अस्त्र। उस रात ओजस ने हवेली के मंदिर में दीपक जलाकर प्रण लिया, मैं अब केवल रक्षक नहीं, योद्धा बनूंगा। न तो मीका अब किसी की दासी बनेगी, और न प्रेम अब किसी श्राप के अधीन रहेगा। दूर किसी कोने में रघु की वीणा एक बार फिर अपने आप बज उठी।
शायद स्वीकृति में, शायद युद्ध की तैयारी में। तय। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। राजकुंवर सार्थक अब कोई परछाई नहीं था, वह सामने आया था, समस्त क्रूरता और छल के साथ। हवेली का वह शांत प्रांगण, जहां एक समय चित्रा और निहार ने प्रेम बोया था, अब असंख्य रात्रियों की चीखों से भर गया। एक अंधेरी अमावस की रात, जब हवेली के सभी दीप बुझा दिए गए थे, सार्थक ने चुपके से आकर चित्रा और निहार को एकांत साधना कक्ष में बंद कर दिया। उनके सामने रखा था वह तांत्रिक यंत्र, जिसे राजमाता ने रचा था, और जिसमें एक आत्मा को सौंपकर दूसरी को मुक्त किया जा सकता था। ओजस को बुलाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत होगा, सार्थक गरजा। चित्रा ने सिर ऊंचा कर कहा, हमने तुम्हें हर जन्म में झेला है, इस बार तुम्हें शांत करके ही जाएंगे। सार्थक हंसा, तो यही सही। और एक ही वार में उसने निहार को भाले से भेद डाला। चित्रा ने चीखकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अगला वार उसी की छाती में उतरा। हवेली की घंटियां स्वयं बज उठी, एक युग का अंत हो गया था। ओजस और मीका उस रात जंगल के रास्ते भाग निकले। मीका को कोई अनजानी शक्ति खींच रही थी, वह बार बार बुदबुदा रही थी। शेष यात्रा, पूर्ण यज्ञ, पुनर्जन्म का द्वार। वह उन्हें एक प्राचीन स्थल तक ले गई, जहां 4 दिशाओं के दीप एक वटवृक्ष के नीचे सदियों से जल रहे थे। यह है चंद्रास्त स्थान, मीका फुसफुसाई, जहां आत्माएं अंतिम बार अपने प्रेम की गवाही देती हैं। मीका ने अपनी हथेली काटकर अग्निकुंड में टपकाया और आंखें बंद कर ली। हे चेतना, हे काल, मेरे नयन और नयन की स्मृति को एक बार साकार करो। वह बेहोश हो गई। ओजस घबरा उठा, मीका को अपनी गोद में लिया। तभी चारों दिशाओं की हवाएं सिहर उठी। आकाश के तारे मंद पड़ने लगे, और सामने की भूमि पर 4 आभामंडल प्रकट हुए। पहला, निहार और चित्रा। चित्रा शांत मुस्कुराहट के साथ निहार का हाथ थामे खड़ी थी, लेकिन उनके शरीर पारदर्शी थे। हमें मुक्ति मिल गई, ओजस, चित्रा बोली, पर तुम अब अंतिम यज्ञ के वाहक हो। दूसरा आभामंडल, रघु और नैना। नैना की आंखें नम थी, लेकिन उसमें संतोष झलक रहा था। तुमने अग्निस्नान की परंपरा नहीं तोड़ी, रघु बोला, तुमने प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ा, अब तुम्हें लड़ना होगा, सत्य के लिए, मीका के लिए। ओजस स्तब्ध था। चारों आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही थी, और फिर एक स्वर में बोली, अब तुझे वो करना होगा जो किसी ने नहीं किया, प्रेम के नाम पर शक्ति को त्यागने के बजाय उसे जागृत करना होगा। मीका की सांसें थमी हुई थी, लेकिन उसके माथे पर एक चक्र उभर रहा था, एक दिव्य चिन्ह, अग्निदेवता की प्रतीक रेखा। ओजस ने अपनी आंखें बंद की और मीका के माथे पर अपना ललाट टिकाया। तू ही मेरी अग्नि है, तू ही मेरी मुक्ति। वातावरण कांप उठा। रघु, नैना, चित्रा और निहार, सभी आत्माएं एक तेज प्रकाश में बदलकर ओजस और मीका के चारों ओर एक चक्र बना लेती हैं। मीका की आंखें खुलती हैं, पर अब वो केवल मीका नहीं थी। उसकी आवाज अब एक साथ 4 स्त्रियों की शक्ति लिए थी। अब कुंवर की संधि नहीं, अंत होगा। चंद्रास्त स्थल अब केवल एक पवित्र भूमि नहीं थी, वह बना रणभूमि का द्वार, जहां युगों से बंद सत्य अब मुखर होने को था। मीका की चेतना अभी भी जागृत थी, उसकी आंखों में अग्नि का तेज और स्वर में युगों का कंपन। ओजस अब अकेला नहीं था, उसके चारों ओर एक प्रोजेक्टिव आभामंडल बन गया था। रघु की आत्मा ने उसे धैर्य और नेतृत्व का तेज सौंपा। नैना की आत्मा ने उसे करुणा और अंतर्दृष्टि दी। चित्रा की आत्मा ने उसे बलिदान की चेतना दी। निहार की आत्मा ने उसे प्रेम में समर्पण और वीरता दी। ओजस अब केवल एक मानव नहीं था, वह 4 युगों की ज्वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हवेली के मुख्य कक्ष में कुंवर सार्थक अपने अंगरक्षकों के साथ बैठा था। उसे सूचना दी गई कि ओजस और मीका जीवित हैं, और अब उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें अब मिटा देना होगा, वह गुर्राया। बहुत हो गया पुनर्जन्म, अब शुद्ध विनाश। लेकिन वह नहीं जानता था कि ओजस अब अपनी आत्मा से ही नहीं, पूर्वजों की आत्माओं से सशक्त हो चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महासंग्राम आरंभ हुआ। ओजस, अग्निवेशधारी, चारों तत्वों की ऊर्जा से घिरा हुआ, हवेली में घुसा। उसके सामने 10 प्रशिक्षित अंगरक्षक खड़े थे, लेकिन उसके हर वार में अब कोई अदृश्य शक्ति साथ थी। रघु की वीणा की ध्वनि उसके हर प्रहार के साथ गूंजती। चित्रा की प्रार्थना की गूंज उसके इर्द गिर्द ढाल बन जाती। निहार की रणभेरी की तरह उसकी चाल गूंजती। नैना का आशीर्वाद उसकी आंखों में चमकता। एक एक करके अंगरक्षक गिरने लगे, कोई जल गया, कोई बेहोश हो गया, किसी को आत्मा ने ही रोक लिया। कुंवर सार्थक ने अब स्वयं तलवार उठाई। अब मैं तुझे मिटाकर इतिहास से तेरा नाम हटा दूंगा। लेकिन तभी मीका आगे आई। उसके स्वर में कंपन था। अब तू केवल शत्रु नहीं, तू सत्य का मुखौटा है, जिसे अब समय उतारेगा। सार्थक ने ठहाका मारा, तेरे प्रेम ने तुझे कमजोर कर दिया।
मीका ने हाथ उठाया और उसी क्षण हवेली की दीवारें गूंजने लगी। एक भयंकर रहस्य प्रकट हुआ। रघु ही असली युवराज था। हवेली की दीवारों पर लगे चित्र बदलने लगे। रघु का चेहरा दरबार के वस्त्रों में, शिशु अवस्था में युवराज के रूप में। उसका अपहरण कर सेवक बना दिया गया। मीका बोली, और तूने अपनी माँ भवानी देवी के साथ मिलकर सिंहासन छीन लिया। दूसरा रहस्य फूटा। निहार भी एक शाही वंश का उत्तराधिकारी था। उसे एक राजनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना था, लेकिन दुर्घटना में उसकी स्मृति चली गई और उसने चित्रा से सच्चा प्रेम कर लिया। सार्थक अब कांप रहा था। ये झूठ है, ये सब कल्पना है। लेकिन हवेली के पवित्र दीप स्वयं जल उठे, जैसे पूरे अतीत ने अपनी गवाही दे दी हो। मीका आगे बढ़ी। अब मेरे भीतर वो शक्ति है जो युगों की पीड़ा से जन्मी है। मैं तेरा अंत नहीं चाहती, मैं तेरा पतन चाहती हूँ, एक ऐसा पतन जहाँ तुझे देखने वाला कोई न बचे। ओजस ने तलवार नीचे रख दी। तेरे जैसे को मरने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन इतिहास में तुझे जीवित रखना तेरी सबसे बड़ी सजा होगी। सार्थक को हवेली की श्रृंखलाओं में कैद किया गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और पहली बार जनता ने न्याय होते देखा, किसी राजा या तंत्र से नहीं, बल्कि आत्माओं से। मीका थकी हुई लेकिन शांत मुस्कुराई। अब अगला यज्ञ आरंभ होगा, मेरे भीतर की आत्मा की मुक्ति का यज्ञ। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। कुंवर सार्थक कोई सामान्य खलनायक नहीं था, वह राज्य के रक्त में छुपा हुआ अभिशाप था। वह था कुंवर विक्रम का पुत्र, वही विक्रम जिसने नैना की हत्या करवाई थी और रघु को उसकी पहचान से वंचित कर दिया था। राजमाता भवानी देवी द्वारा पाला गया, सार्थक बचपन से ही छल, षड्यंत्र और अधूरी विरासत की आग में पला। विक्रम की मृत्यु के बाद हवेली की संपत्ति और गुप्त राजकक्षों की चाबी राजमाता ने सार्थक को सौंप दी। उसके भीतर यह घृणा भर दी गई कि यदि कोई रघु की विरासत या नैना के पुनर्जन्म की बात करे, उसे मिटा देना है। सार्थक को बचपन से एक ही लक्ष्य दिया गया था, ग्रेटर देन मुकुट केवल उस रक्त का अधिकार है जो झुकाना नहीं जानता। मीका उसी कुंजी की वारिस है, उसे पाओ या समाप्त करो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीका की यातना और विरोध। जब मीका ने हवेली में चंद्रास्त यज्ञ के बाद अपनी शक्ति प्रकट की, सार्थक बौखला गया। वह मीका को जबरन अपने कुंवर वधू के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था, एक ऐसा विवाह जिसमें प्रेम नहीं, केवल शक्ति का नियंत्रण था। मीका को कई दिन तक एक गुप्त कमरे में बंद रखा गया, जहां उससे कहा गया, ग्रेटर देन, या तो मेरी बनो या अपने पूर्वजों की तरह राख हो जाओ। लेकिन मीका ने प्रतिरोध किया, उसने मौन व्रत ले लिया और केवल अपने आभामंडल से संदेश देना शुरू किया। जब ओजस को इस बात की जानकारी मिली, वह तत्काल वहां पहुंचा। मीका बहुत दुर्बल हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिरोध की चिंगारी थी। एक अंतिम संघर्ष शुरू हुआ। सार्थक ने मीका को खींचने की कोशिश की, मीका चीखी और उसके हाथ से मुक्त होकर पीछे हटी। ओजस बीच में आया, तेरा ये दमन अब समाप्त होगा। सार्थक ने तलवार उठाई, लेकिन उसी क्षण मीका ने सार्थक को पीछे धकेला। ओजस ने मीका को बचाने के लिए एक ओर खींचा और सार्थक पीछे लगे खंभे से टकराकर गिर पड़ा। उसका सिर फर्श से टकराया और वह निशब्द मृत पड़ा रह गया। पूरे कक्ष में लगे गुप्त कैमरों ने इस दृश्य को कैद कर लिया। अगले दिन प्रेस और अधिकारियों को वीडियो दिखाया गया। स्पष्ट रूप से यह एक आत्मरक्षा की स्थिति थी, कोई पूर्वनियोजित हत्या नहीं। मीका ने ओजस का हाथ थामा और कहा, ग्रेटर देन, मैंने केवल अपना अस्तित्व बचाया, लेकिन अब मुझे अपने भीतर के अंधेरे को भी माफ करना होगा। ओजस ने जवाब दिया, ग्रेटर देन, कभी कभी सच्चा न्याय मौन प्रतिरोध से होता है, और तूने वही किया। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। अब हवेली शांत हो चुकी थी। सार्थक की मृत्यु के साथ वह रक्त की कड़ी टूट चुकी थी जो युगों से सभी आत्माओं को बांधे हुए थी। हवेली अब शांत थी। हवा में वो पुराना भारीपन नहीं था जो आत्माओं के बोझ से लदा होता है। यहाँ अब जीवन की नई गंध थी, प्रेम, पुनर्जन्म और पूर्णता की। ओजस और मीका, दो आत्माएं जो युगों की बाधाओं से गुजरकर अंत में एक दूजे तक पहुंची थीं। एक पवित्र रात्रि, हवेली के उसी प्रांगण में जहां कभी चित्रा ने प्रार्थना की थी, जहां रघु ने अंतिम प्रण लिया था। मीका और ओजस का विवाह संपन्न हुआ। आकाश तारों से भरा था, जैसे आकाशगंगा स्वयं आशीर्वाद देने उतरी हो। चारों दिशाओं से आत्माओं की शांति की फुहारें बह रही थीं। और ओजस उस रात पहली बार अपने दिल की पूरी गहराई से बोला, मीका, तू मेरे लिए केवल एक स्त्री नहीं, तू वो इतिहास है जिसे मैं पुनः लिखना चाहता हूँ। तेरे स्पर्श में मुझे मेरी माँ की ममता, रघु की निष्ठा, चित्रा की आस्था और निहार का समर्पण सब कुछ मिलता है। तेरे बिना मेरी आत्मा अधूरी थी।
आज तू नहीं होती तो मैं केवल पुनर्जन्मों की परछाई बना रह जाता। तू मेरा अब है, मेरा हमेशा है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रेम की महक इस दुनिया को भी महसूस हो, जिसने केवल युद्ध और विरह की कहानियां सुनी हैं। मीका की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मुस्कान स्थिर थी। एक स्त्री जो आज केवल दुल्हन नहीं, बल्कि युगों की प्रतीक बन चुकी थी। विवाह के 1 वर्ष बाद ओजस और मीका ने मिलकर एक नई शुरुआत की। पुनर्सोगन फ्रेग्रेंसेस, एक परफ्यूम कंपनी जो न केवल सुगंध बेचती थी, बल्कि हर परफ्यूम के पीछे एक कहानी, एक आत्मा, एक पुनर्जन्म होता था। उनकी सबसे पहली 4 खुशबुएं थी। रागुनायन, जिसमें रघु और नैना के निश्चल प्रेम की मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। चित्रनिहर, जो समर्पण और बलिदान की गंध थी, तीखी पर शांतिपूर्ण। मिकासाडगी, मीका की आत्मा जैसी सरल, गहराई में डूबी, रहस्यपूर्ण। ओजस स्मृति, ओजस की प्रेरणा, जो हर पहनने वाले को आत्मिक शक्ति का अनुभव कराती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जल्द ही उनकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन गई, लेकिन वे अब भी हर परफ्यूम का नाम अपने पूर्वजों और जीवन के शिक्षकों के नाम पर रखते। उनका अंतिम परफ्यूम था पुनर्जन्म, एक ऐसी गंध जो समय और जन्म की सीमाओं को पार कर ले, जो हर किसी को यह याद दिलाए कि ग्रेटर देन, सच्चा प्रेम न मरता है, न हारता है, वह केवल रूप बदलता है, गंध नहीं। हवेली अब आत्मा मंदिर बन चुकी थी, जहां लोग ध्यान करने, प्रार्थना करने और सुगंधों के साथ आत्मा को शुद्ध करने आते थे। और ओजस व मीका, वे अब भी एक दूजे की आंखों में हर जन्म का वादा ढूंढते हैं। समय बीत चला था। पुनर्सोगन फ्रेग्रेंसेस अब न केवल भारत, बल्कि विदेशों में भी सुगंध की एक नई परिभाषा बन चुकी थी। मीका और ओजस अब द सोल कपल के नाम से पहचाने जाने लगे थे। उन्होंने न केवल एक व्यवसाय खड़ा किया, बल्कि पुनर्जन्म और प्रेम को आधुनिक दुनिया के सामने सुंदरतम ढंग से प्रस्तुत किया। एक भव्य आयोजन था कंपनी की 5वीं वर्षगांठ। समारोह में फिल्मी सितारे, उद्योगपति और विदेशी मेहमान भी आए थे। मीका ने पहना था एक गहरा लाल सिल्क का गाउन, पीठ तक खुला हुआ, कमर से सटा हुआ, उसके रूप और आत्मा की गर्मी समेटे हुए। ओजस उसे दूर से देख रहा था, और उसकी निगाहों में कुछ और था, ईर्ष्या। कुछ विदेशी मेहमान मीका की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, और मीका भी सौजन्यपूर्वक मुस्कुरा रही थी। ओजस का चेहरा गर्म हो रहा था, और उसका दिल थोड़ा दुखी। मीका ने यह महसूस किया। पार्टी खत्म होते ही वह धीरे धीरे कमरे में आई, जहां ओजस अकेले खड़ा था, बालकनी में। तुम नाराज हो? मीका ने उसकी पीठ से लगते हुए पूछा। ओजस ने कहा, नहीं, बस तुम्हें जब लोग इस तरह देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी युगों की यातना झेली है, मैं अब भी डरता हूँ तुम्हें खो देने से। मीका ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और कहा, ओजस, जो प्रेम तुम्हारा है, वो कभी किसी और की आंखों से छिन नहीं सकता। मैंने युगों का दमन सहा, लेकिन अपना हृदय केवल तुम्हारे लिए बचा के रखा। आज मैं जब सचती हूँ, तो केवल तुम्हारे लिए। जब मुस्कुराती हूँ, तो केवल तुम्हारी नजरों के लिए। और जब सांस लेती हूँ, तो केवल तुम्हारे नाम से। उसके होंठ ओजस के माथे पर टिके, और फिर वो एक दूसरे की बाहों में समा गए। रात्रि की चुप्पी में केवल सांसों की गर्मी थी और आत्मा की पुकार। उस रात पहली बार ओजस और मीका ने पूर्ण समर्पण से एक दूसरे को पाया। कोई बाधा नहीं, कोई आत्मा की पुकार नहीं, केवल 2 शरीरों में बसी आत्माएं, जो एक होकर शांति में समा गईं। समय बीता। 9 महीनों बाद मीका ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया नैना चित्रा। 2 युगों की माओं का स्नेह समेटे हुए, वह नवजन्म थी प्रेम की अंतिम पुष्टि। एक अखबार ने लिखा, ग्रेटर देन, भारत के सबसे प्रसिद्ध दंपत्ति ने एक नई खुशबू लॉन्च की। पुण्यस फ्यूरिटी, वह सुगंध जो एक माँ की गोद और पिता की हथेली के बीच की निश्चल भावना से बनी है। मीका और ओजस अब केवल व्यापारी नहीं, आत्मा से जुड़े संरक्षक बन चुके थे। उनकी हवेली अब द हाउस ऑफ इटर्नल लव बन चुकी थी, जहां प्रेम को पूजा जाता है, जहां हर गंध में एक कहानी होती है, और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वह हर उस दिल में जिंदा रहती है जो सच्चे प्रेम में विश्वास रखता है। समाप्त। आपको यह ऑडियो स्टोरी कैसे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।